हाय गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। आई थिंक वेलकम बैक नहीं बोलना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए वेलकम टू ग्रेविटी सर्कल। जितने भी मेरे क्लास 11th के प्यारे प्यारे बच्चे हैं, जो पुराने बच्चे हैं जो 10th में मुझसे पढ़ रहे थे, आप सभी लोगों का वेलकम है क्लास 11th में। एंड जो नए बच्चे मुझसे जुड़े हैं, गाइज आई वेलकम यू टू द आरंभ बैच। हम लोग हमारे क्लास 11th का जो बैच चलेगा इस पूरे साल, जिसमें हम आपको क्लास 11th के सारे चैप्टर्स स्कूल लेवल पे तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा ऑब्वियसली। मतलब अगर आपने यहाँ से पढ़ लिया तो स्कूल की किताबें, एनसीईआरटी कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से नोट्स बनाते चलो। एंड जेई और नीट का भी फुल टू प्रिपरेशन हो जाएगा। तो ये जो क्लास 11th के बच्चे जो अब मुझसे यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करेंगे, वी विल कॉल इट आरंभ बैच। क्लास 11th का आरंभ होने वाला है, तो ये हमारी आरंभ बैच की पहली क्लास है, क्लास 11th की पहली क्लास है, जिसमें हम लोग क्लास 11th की केमिस्ट्री को स्कूल लेवल, बोर्ड लेवल, जेई लेवल एंड नीट लेवल तक लेकर जाएंगे। इसके पहले भी मैं एक बार ये पूरा चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, लेकिन वो एक मीडियोकर लेवल पर समझ लो, एक मीडियम लेवल पर समझ लो। लेकिन अब हम हमारे लेवल को इंक्रीज करेंगे, मोर क्वेश्चंस विल बी डन, जेई और नीट के सवालों को टच करेंगे, आपको उसका एप्लीकेशन सिखाएंगे। तो यहाँ पर एक ओवरऑल आपका एडवांटेज ये मिल जाएगा कि जो बच्चा स्कूल की प्रिपरेशन करना चाहता है उसके भी मजे, और जो जेई नीट की तैयारी करना चाहता है उसके भी मजे। तो गाइज, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। मैं एक बात बता दूं, यूजुअली ये चैप्टर बहुत अंडररेटेड चैप्टर है। यूजुअली क्या होता है, स्कूल्स वगैरह में या कहीं पर भी इस चैप्टर पर इतना फोकस नहीं किया जाता। लेकिन मैं एक बात बता दूं, इस चैप्टर की यूटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है। एंड इनफैक्ट अगर आप मुझसे पढ़ोगे तो मैं इस चैप्टर पर बहुत टाइम, जिसको बोलना चाहिए, कंज्यूम करूंगा, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर ही आप मान के चलो आप मैक्सिमम केमिस्ट्री के पोर्शन को सीख जाओगे। तो घबराना नहीं, करना क्या है, एक रजिस्टर मेंटेन करना है। जो यहाँ पर मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ वो आपको लिखते चलना है, एंड दैट्स इट। उसके अलावा मैं आप लोगों को इस पूरे सेशन में आरंभ बैच के स्टूडेंट्स को, सब बच्चों को डीपीपीज प्रोवाइड करूँगा, यानी प्रैक्टिस के लिए सवाल प्रोवाइड कराऊँगा। साथ साथ में कोशिश करूँगा उनके सॉल्यूशंस भी दे दूँ। तो क्या होगा कि आप लोगों को कोई महंगी महंगी किताबों की भी शायद ज़रूरत ना पड़े। तो एक छोटा सा अपडेट, वैसे तो ये अपडेट आप लोगों के लिए नहीं है। अगर आप किसी 8th, 9th और 10th के बच्चे को जानते हो जो अपना अर्ली फाउंडेशन बनाना चाहता है, जो आप लोगों ने शायद मिस कर दिया होगा, 8th, 9th और 10th का बच्चा जो अपना अर्ली फाउंडेशन बनाना चाहता है जेई नीट जैसे एग्जाम्स के लिए, एनटीएससी ओलंपियाड्स के लिए, तो उसके लिए गाइस एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि मैंने अनअकैडमी पर एक कैटेगरी पर ज्वाइन किया है, और वो कैटेगरी सिर्फ 8th, 9th और 10th के बच्चों के लिए है, अर्ली फाउंडेशंस के लिए। उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। उन डिज़ायरेबल बच्चों के साथ, उन नीडी बच्चों के साथ जिनको उस चीज़ की नीड है, ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की बात करते हैं। नाउ गाइस, जब सबसे पहला सवाल हमारे मन में यही आएगा कि यार ये केमिस्ट्री होती क्या है, ये केमिस्ट्री नामक चीज़ होती क्या है। अब अगर आप स्कूल की तैयारी कर रहे हो तो आपके अंग्रेज टीचरों को हमें सेटिस्फाई करना पड़ेगा यार, डेफिनेशन वगैरह लिख के। लेकिन पहले समझते हैं केमिस्ट्री क्या है। देखो, अब ऐसा समझना कि जो केमिस्ट्री होती है, इट इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ एटम्स, हाउ एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल एंड हाउ मॉलिक्यूल कंबाइंस टू फॉर्म अ मैटर। मतलब आपके आसपास अभी हर चीज मैटर है। हम लोग ये बात सब जानते हो कि क्लास 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मैटर कैन बी एनीथिंग दैट हैव मास एंड वॉल्यूम। भाई मैटर क्या है, मैटर कोई भी वो चीज़ हो सकती है जिसके पास में मास हो और जिसके पास में वॉल्यूम हो। वॉल्यूम मतलब वो जगह घेरे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैंने दीवार पर ये बोर्ड टांग दिया है, तो अब इस दीवार पर बोर्ड के अलावा और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इस बोर्ड ने इतनी जगह घेर ली। मतलब ये मेरे बोर्ड का वॉल्यूम हो गया, और इसका मास तो है ही, वजन तो है ही। तो वैसे मास और वजन में फ़र्क होता है, हम आगे उसको सीखेंगे, लेकिन अभी एक मोटे मोटे तौर पर ये समझ लो कि इस बोर्ड ने जगह भी घेरी और इस बोर्ड का मास भी है। तो ये बोर्ड क्या बन गया, मैटर। मतलब ये मैटर है। क्या मैं मैटर हूँ? हाँ। क्या ये मार्कर मैटर है? हाँ। मैं जिस कैमरे से शूट कर रहा हूँ क्या वो मैटर है? हाँ। क्या आप लोग मैटर हो? हाँ। मतलब आपके आसपास हर चीज़ मैटर है। अब ये मैटर बना कहाँ से होगा? अगर आप किसी भी मैटर को
ब्रेक करते जाओ, ब्रेक करते जाओ, तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ, तब आप लोग एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचोगे जिसे बोला जाता है एटम। मतलब किसी भी मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसे क्या बोला जाता है? एटम। क्या बात समझ में आ गई? तो बेसिकली केमिस्ट्री इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड मैटर। क्या ये बात समझ में आ गई? तो बेसिकली अगर आपको कभी भी केमिस्ट्री को डिफाइन करना पड़े तो व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज नथिंग बट द ब्रांच ऑफ साइंस, ये आपके साइंस की एक ब्रांच है दैट डील्स विथ द स्टडी ऑफ atoms and molecules, that deals with the study of atoms and molecules and how these particles combines to form a matter। ये किस प्रकार कंबाइन होकर मैटर बनाते हैं। तो बेसिकली केमिस्ट्री के अंदर हम लोग इन चीज़ों की स्टडी करेंगे। जब आप छोटू बच्चे थे, यू ऐसे बच्चे थे, तब क्या हुआ था? तब आप शायद ये सोचते थे कि यार केमिस्ट्री मतलब केमिकल रिएक्शन हो रही होगी और उसमें केमिकल्स के बारे में पढ़ रहे होंगे। तो बेटा ये तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। भाई केमिकल्स क्या है? केमिकल मैटर है। मैटर काहे से बना? मॉलिक्यूल से। और मॉलिक्यूल काहे से बना? एटम से। तो केमिस्ट्री में आप अल्टीमेटली एटम एंड मॉलिक्यूल की स्टडी करोगे। अब एक बात बताओ, आपके चारों ओर मैटर है, आप खुद भी मैटर हो, मतलब आपके अंदर एक एक एटम की स्टडी केमिस्ट्री है। मतलब केमिस्ट्री भाई साहब चारों तरफ है, आपके अंदर भी केमिस्ट्री है, आपके बाहर भी केमिस्ट्री। तो भाई साहब केमिस्ट्री को किसी भी प्रकार से अंडर एस्टिमेट मत करना। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन केमिस्ट्री। ठीक है? तो क्या केमिस्ट्री के बारे में आपको बात समझ में आ गई? अच्छा, अब अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री की कहाँ कहाँ यूटिलिटी है। यार मैंने यही एक बहुत बड़ा वर्ड बोल दिया कि केमिस्ट्री तो हर जगह है। तो केमिस्ट्री की यूटिलिटी भी हर जगह है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मैं आपको बताऊं कि केमिस्ट्री कहाँ कहाँ यूज़ की जाती है। ऑब्वियसली सबसे पहले इन लाइफ सेविंग ड्रग्स बनाने में केमिस्ट्री का इस्तेमाल होता है। सम लाइफ सेविंग ड्रग्स, ये अभी का मामला नहीं है, ये पुराने ज़माने की बात है। आजकल तो सब तुमको पता ही है, कोरोना केस में कितनी ज़्यादा बेवकूफ़ी चल रही है। बट ओवरऑल जो लाइफ सेविंग ड्रग्स होती है, जैसे कि सिसप्लेटिन और एक और ड्रग होती है जिसका नाम होता है सिसटेक्सोल। सिसप्लेटिन एंड सिसटेक्सोल, ये दोनों दवाई कैंसर ट्रीटमेंट के काम में आती है। एक दवाई और आती है अजीडोथाइमिडीन, जिसका शॉर्ट फॉर्म AZT होता है ना। ये बेसिकली एड्स ट्रीटमेंट के काम में आती है। तो आप देखो जो आपकी लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, ये सब बेसिकली बनाई किसकी मदद से? केमिस्ट्री की मदद से। उसके अलावा आपने सुना होगा पॉलीमर इंडस्ट्री। आपकी जो पॉलीमर इंडस्ट्रीज होती है, ये सब केमिस्ट्री पर बेस्ड है। सर पॉलीमर का मतलब बताओ। भाई तुम्हारे घर में तार चल रहे हैं, तार वायर पॉलीमर से बनते हैं। मतलब कि जो वायर होते हैं, वायर के ऊपर का जो कवर होता है जो करंट लगने से बचाता है, पॉलीमर है। कपड़े पहने, पॉलीमर है। हाथ में धागा बांधा है, पॉलीमर है। आपके मोबाइल पर आपने पीछे बैक कवर लगा रखा होगा, पॉलीमर है। आपके मोबाइल पर आपने फ्रंट पर एक कवर लगा रखा होगा, पॉलीमर है। आप घर पे टिफ़िन, प्लास्टिक के डस्टबिन, प्लास्टिक की बकेट, प्लास्टिक के मग, जो भी चीज़ आप प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हो, ये प्लास्टिक का कवर पॉलीमर है। मतलब पॉलीमर बहुत ज़्यादा हाई मात्रा में आपके पास अवेलेबल है। आपके मोबाइल का चार्जर पॉलीमर है, मोबाइल का बॉडी, आपके मोबाइल की बॉडी पॉलीमर है। मतलब बेसिकली रबर, प्लास्टिक, टेफलॉन, ये सारे जो वर्ड है, आपकी जो पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हो, थैली, भैया मार्केट में जाना है थैली दे दो, थैली भैया पॉली बैग होगा। जैसे लड़कियां इस तरह के बोलती है, ओ भैया तो बहुत सारा सामान है, थोड़ा सा पॉली बैग मिलेगा, एक पॉलीथीन मिलेगा। पॉलीथीन क्या है? थैली। थैली क्या है? एक प्रकार का पॉलीमर है। तो बहुत सारी चीज़ें अपन केमिस्ट्री में आगे सीखेंगे, तो ये भी उसका एक टाइप है।
उसके अलावा आपने इस वर्ड का नाम सुना होगा डीएनए एंड आरएनए। भाई साहब अभी तो वायरस चल रहा है तो आरएनए आरएनए तो हर जगह सुनने में आ रहा होगा। डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये भी क्या है, केमिस्ट्री का पार्ट है। क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। हमारी बॉडी में सेल में न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए आरएनए, और डीएनए आरएनए भी किससे बने हैं, एटम से। तो इनकी स्टडी भी क्या हो गई, केमिस्ट्री का एक पार्ट हो गई। और ये बायोलॉजी है तो बायो में केमिस्ट्री की स्टडी यानी बायोकेमिस्ट्री। यस, अच्छा इस केमिस्ट्री को क्या बोलेंगे, मेडिसिनल केमिस्ट्री। कौन सी केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, क्योंकि आप केमिस्ट्री का इस्तेमाल मेडिसिन में कर रहे हो। अच्छा उसके बाद आपकी जितनी भी जो केमिकल इंडस्ट्रीज होती है, केमिकल इंडस्ट्रीज में क्या बनेगा, जो भी केमिकल आप लोग केमिकल रिएक्शन में यूज करते हो, इथेनॉल, मीथेनॉल, प्रोपेनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड, मीथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, जो भी केमिकल का आप XYZ इस्तेमाल कर रहे हो, बेंजीन, टॉल्यूइन, सब इसके अंदर आएगा। उसके अलावा पेट्रोलियम में इसका इस्तेमाल होता है, पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल होता है, यानी केमिस्ट्री के पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होती है। केमिस्ट्री आपके मेटलर्जी में इस्तेमाल होती है। सर मेटलर्जी का मतलब क्या होता है बेटा, अर्थ क्रस्ट से, ज़मीन में से जो धातु, जो मेटल निकाले जाते हैं वो बेसिकली इसी के अंदर आते हैं। उसके अलावा जो कपड़े आप पहनते हो, इनफैक्ट जो खाना आप लोग खाते हो, जो आपकी फूड इंडस्ट्रीज होती है, आपने देखा होगा ना वो लेस का पैकेट 80% हवा और 20% चिप्स, आई थिंक 10% चिप्स और 90% हवा। बूम, पैकेट खोला, हवा 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 ए हवा, पूरी हवा और इतनी सी पपड़ी। तो हम लोग गुस्सा होते हैं, हवा भर दी, हवा भर दी, पर बेटा वो हवा काम की है। वो हवा में बेसिकली उसके अंदर नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन आपकी तली हुई चिप्स को सड़ने से, खराब होने से बचाता है। तो उसके अलावा आपने देखा होगा जैसे मार्केट से आप अचार लेकर आते हो, कोई भी मार्केट का जब आप अचार लेकर आते हो उसके अंदर विनेगर मिला हुआ होता है। विनेगर उस तले हुए, उस तेल वाले अचार को सड़ने से बचाता है। सो बेसिकली क्या होता है ना, फूड इंडस्ट्री हो, मेडिसिन हो, पॉलीमर हो, बायोकेमिस्ट्री हो, केमिकल हो, पेट्रोलियम हो, मेटलर्जी हो, और भी मेरे से कई चीज़ें छूट गई होंगी, और भी कई चीज़ें छूट गई होंगी, ये सब बेसिकली आपके केमिस्ट्री का हिस्सा होता है। ठीक है, बेसिक बातें हैं, नोट करना चाहो तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। हम आगे बढ़ते हैं तुरंत इसके अंदर। ठीक है, क्या हम आगे बढ़े, चलिए ठीक है। अच्छा ये सब तो बेसिक लेवल की बातें हो गई, कोई एग्जाम, कोई स्कूल वाला कुछ नहीं पूछेगा इसके बारे में, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है पढ़ना। अब हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। अच्छा एक बात बता दूँ, केमिस्ट्री के नुकसान भी बहुत है भाई। केमिस्ट्री के नुकसान कैसे, जो एयर कंडीशनर आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो उसमें से कौन सी गैस निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि टेम्परेचर को ठंडा करने के काम में आती है। अब ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक गैस आपके ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रही है, ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर रही है। उसके अलावा जो तुम्हारे जेट प्लेन्स होते हैं, ये जो जेट प्लेन्स जो आर्मी वालों के पास होते हैं ना, जेट एयरवेज नहीं, आई मीन जो जेट प्लेन्स होते हैं, इसके अंदर फ्यूल के तौर पर नाइट्रोजन का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो जब वो फ्यूल कंबस्ट होता है यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है, तब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, और ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस भी ओजोन लेयर को ख़राब कर रही है। तो ये जो तुम्हारा फ्यूल है ना, ये जो तुम्हारा एयर कंडीशनर है, जो तुम ठंडे करने के लिए चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हो, ये सब केमिस्ट्री की स्टडी का पार्ट है, ये सब केमिस्ट्री के अंदर आता है। तो केमिस्ट्री एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो चलो केमिस्ट्री की चीज़ को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, और सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे दैट व्हाट इज़ अ मैटर। आओ हम लोग मैटर की स्टडी से चैप्टर की स्टडी शुरू करें, दैट व्हाट इज़ अ मैटर। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं मैटर की, तो मैटर इज एनीथिंग दैट हैव मास एंड वॉल्यूम। बिल्कुल सीधा, सोबर एंड सिंपल फंडा। मैटर क्या है, मैटर कोई भी वो चीज है जिसके पास में मास और वॉल्यूम है। क्या है, बात समझ में आ गई। अच्छा अगर मैं यहां पर मैटर की बात करूं, तो मैटर को मैं दो प्रकार से क्लासीफाई कर सकता हूं। वी कैन क्लासीफाई मैटर इन टू टाइप्स। सबसे पहले मैं मैटर को क्लासीफाई करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ
इट्स फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या फिजिकल टाइप या फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर मैं फिजिकली देखूं तो मेरे प्यारे बच्चों आप देखो आपके आसपास मैटर कितने टाइप का दिख रहा है। पहला मुझे दिखता है सॉलिड, है ना, देखो ये सॉलिड, मैं सॉलिड, ये सॉलिड, मेरा कैमरा सॉलिड, आपका मोबाइल सॉलिड, आपकी किताबें सॉलिड, सब कुछ सॉलिड। मतलब ऐसा बोला जाता है कि मैटर का हमारी अर्थ पर एक बड़ा अमाउंट, एक बड़ा परसेंटेज सॉलिड स्टेट में होता है। तो कोई भी चीज़ अगर मैटर है तो वो एक आपको सॉलिड फॉर्म में ज़रूर मिलेगी। अब सॉलिड फॉर्म को कैसे पहचानेंगे, ये बात आप सब लोग क्लास 9 में पढ़ के आ चुके हो कि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वेरी क्लोजली पैक्ड होते हैं, दे हैव अ वेरी क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स। इसके पार्टिकल्स कैसे होते हैं, एकदम क्लोजली पैक्ड, मतलब आपको पार्टिकल के पास में पार्टिकल, ऐसे पार्टिकल्स आपको चिपके हुए दिखेंगे, है ना। दूसरा क्या होता है, क्योंकि पार्टिकल्स बड़े क्लोजली पैक्ड होते हैं तो भाई ये पार्टिकल एक दूसरे से कोई फेविकॉल से तो चिपके हुए नहीं होंगे, इनको किसी प्रकार के फोर्स ने पकड़ रखा होगा, कोई अट्रैक्टिव फोर्स, जैसे दो मैग्नेट या मैग्नेट और लोहे को जब आप करते हो तो फटाक से चिपक जाता है वो, तो वो चिपकता क्यों है, कोई फोर्स की वजह से। वैसा ही फोर्स इन पार्टिकल के बीच में होगा। तो एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है ना क्योंकि ये, तो वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इसके अंदर। अट्रैक्शन का फोर्स बहुत स्ट्रांग होगा तभी तो पार्टिकल्स एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे। अब क्योंकि पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास हैं, इनका जो शेप होगा वो हमेशा फिक्स्ड होगा। भाई आप बताओ ना, कैसा लगेगा कि मैं रात में इस बोर्ड को इतना बड़ा छोड़ के सोया और सुबह उठा तो बोर्ड एकदम गोल हो गया, ऐसा हो गया, कितना अजीब लगेगा, समझ रहे हो। शेप बिल्कुल फिक्स होगा, और अगर शेप फिक्स है और पार्टिकल्स बिल्कुल क्लोजली पैक्ड हैं तो आप देख लो इसका वॉल्यूम भी फिक्स होगा। भाई इमेजिन करो तुम्हारे पास में एक क्यूब है, इमेजिन करो तुम्हारे पास में क्यूब है, दुनिया में सारी चीज़ें 3 डायमेंशनल है, सारी चीज़ें 3 डायमेंशनल है, मतलब आपको उसकी लेंथ भी मिलेगी, आपको उसकी विड्थ भी मिलेगी और आपको उसकी हाइट भी मिलेगी। जैसे मेरा बोर्ड, देखो बोर्ड की मुझे लेंथ भी मिल रही है, बोर्ड की मुझे हाइट भी मिल रही है, और अगर यहाँ से देखूँ तो मुझे इसकी विड्थ भी मिल रही है। तो मैं इस बोर्ड का L इंटू बी इंटू एच से वॉल्यूम निकाल सकता हूँ। तो क्या कभी वॉल्यूम चेंज होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि पार्टिकल्स कभी मूव ही नहीं करेंगे। तो इसका फिक्स्ड शेप और शेप के साथ साथ इसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड होगा, तो वॉल्यूम भी इसका क्या होगा, फिक्स्ड होगा। समझ में आ गई। और क्योंकि इसके पार्टिकल्स कभी मूव नहीं करते इसलिए ये एकदम रिजिड होगा, एकदम रिजिड होगा। और छठा पॉइंट क्या लिखेंगे, पार्टिकल्स कैन नॉट मूव या फ्लो, इसके पार्टिकल्स कभी फ्लो नहीं होते। इसीलिए आप बोलोगे सॉलिड्स के पास में कभी फ्लूइडिटी नहीं होती, सॉलिड के पास में कभी फ्लूइडिटी नहीं होती। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट आपके सॉलिड के हो गए। क्या ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। सॉलिड के बाद हमारे पास में जो सेकेंड जिसको बोलना चाहिए टाइप ऑफ मैटर आता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज योर लिक्विड। क्या होता है, लिक्विड। अब लिक्विड के अंदर क्लोजली पैक्ड तो होते हैं बट नॉट एज सॉलिड, दे आर नॉट वेरी क्लोजली पैक्ड, मुझे ऐसा बोलना चाहिए, दे आर नॉट क्लोजली पैक्ड। अब नॉट क्लोजली पैक्ड का मतलब लिक्विड के अंदर आप सब लोग जानते हो कि पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर हो जाते हैं। अब पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा वीक हो जाता है, देयर इज अ वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब एक बात बताओ, क्योंकि पार्टिकल्स दूर दूर हैं तो शेप इज नॉट फिक्स्ड लेकिन वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। सर समझ में नहीं आया, शेप फिक्स्ड नहीं होता बट वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। देखो सीधी सी बात समझना, आपके पास में पानी है, पानी लिक्विड है, ठीक है। अभी आपने उसको एक कोका कोला की बोतल में डाल दिया
तो पानी का शेप कोका कोला की बोतल जैसा हो गया। फिर आपने उस पानी को निकाल के एक ग्लास में डाल लिया तो पानी का शेप ग्लास जैसा हो गया। क्योंकि उसके पार्टिकल पास पास नहीं होते इसलिए वो कोई भी शेप एक्वायर कर लेता है। आपने उसको ज़मीन पे गिरा दिया तो वो फैल जाएगा, जितना ज़्यादा फैल सकेगा उतना ज़्यादा फैल जाएगा। मतलब उसका यहाँ पर किसी भी प्रकार का शेप फिक्स नहीं है। लेकिन अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ तो बेटा अगर आपने 1 लीटर पानी कोका कोला की बोतल में डाला है तो वहाँ पर भी 1 लीटर होगा। अगर आप उस पानी को ग्लास में ट्रांसफ़र करोगे तो ग्लास का भी ओवरऑल वॉल्यूम 1 लीटर ही होगा। या अगर आप उस कोका कोला की बोतल से पानी को ज़मीन पे ढोल दोगे तो ज़मीन पे भी जो पानी गिरा रहेगा वो 1 लीटर ही रहेगा। तो वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम उसका फिक्स रहता है। अब क्योंकि पार्टिकल्स दूर दूर हो गए हैं तो क्या आपका लिक्विड रिजिड होगा? नहीं, इट इज नॉट रिजिड। तो क्या लिक्विड के पार्टिकल फ्लो कर सकते हैं? अरे हाँ, अपन बोलते ना बहती है पानी, पानी बह रहा है, वाटर इज फ्लोइंग, नदी बहती है। समझ रहे हो, नदी बह रही है। तो नदी क्यों बह रही है भाई साहब? क्योंकि उसके पार्टिकल्स दूर दूर हैं, और पार्टिकल्स दूर दूर हैं तो इनके पास में फ्लूइडिटी होती है। फ्लूइडिटी का मतलब एबिलिटी टू फ्लो। इनके पास में क्या होती है? दे हैव एबिलिटी टू फ्लो, दे कैन फ्लो। मेरे प्यारे प्यारे गुलगुलो, मेरे प्यारे प्यारे बकुड़ो, क्या ये चीज़ क्लियर हो गई? तो ये प्रॉपर्टीज हो गई आपके लिक्विड की। नोट कर लो इसको, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसके बाद हमारा तीसरा गुलजारी लाल आता है, हमारा तीसरा बकुड़ा आता है गैसेस। तीसरा क्या होता है आपका? गैस। अब गैसेस के अंदर तो नॉट एट ऑल क्लोजली पैक्ड है ना, दे आर नॉट एट ऑल क्लोजली पैक्ड। मतलब कि यहां पर तो गड़बड़ क्या हो जाएगी कि पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर हो जाएंगे। पार्टिकल्स आर वेरी अवे फ्रॉम ईच अदर। पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर क्यों होंगे? क्योंकि वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होगा। ये पार्टिकल इसको, ये इसको पकड़ नहीं रहा है, इस वजह से शेप फिक्स नहीं होगा और इस वजह से वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होगा। नो फिक्स्ड वॉल्यूम। यहां पर वॉल्यूम भी बिल्कुल फिक्स नहीं होगा। वॉल्यूम फिक्स क्यों नहीं होगा? क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स रेगुलरली एक्सपांड करेंगे। सर इसका मतलब आप मुझे एक बार बताओ, मेरी बात समझना। आपने डीओ लगाया, डीओ गैस के फॉर्म में हुआ। जब आप डीओ मारते हो तो थोड़ा गैस बन जाता है वो। अब जैसे डीओ आपने आपकी बॉडी पर लगाया, आपका पूरा रूम महकने लगता है, आपका पूरा रूम फ्रेग्रेंस से भर जाता है। मतलब क्या हुआ? जो डीओ की बॉटल में से जो डीओ के पार्टिकल गैस के फॉर्म में निकले, जैसे उन्हें देखा कि ओ इतना बड़ा रूम, वो फू फैल गए, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में किसी भी प्रकार का अट्रैक्शन नहीं है। तो पहले गैस के पार्टिकल आपके डीओ की बॉटल के अंदर थे, मतलब उनका वॉल्यूम कम था, पास पास चिपके हुए थे। लेकिन जब बड़े रूम को देखा तो फैल गए, कुछ वहाँ चले गए, कुछ वहाँ चले गए, कुछ यहाँ चले गए, कुछ वहाँ चले गए, कुछ वहाँ चले गए, फैल गए। कुछ आपके शरीर पर भी चिपक गए लेकिन कुछ फैल गए। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि गैस के पार्टिकल्स एक्सपांड करते हैं। लिक्विड एक्सपैंड नहीं करता है, पानी एक्सपैंड नहीं करेगा। पानी चुपचाप पड़ा हुआ है, लिक्विड चुपचाप पड़ा हुआ है, वो कभी एक्सपैंड नहीं करता। आप अगर कोल्ड ड्रिंक को ऐसे 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 हिला के बॉटल खोलोगे तो उड़ती है कोल्ड ड्रिंक। वो लिक्विड नहीं उड़ रहा है, वो उसके अंदर जो गैस फंसा रखी है ना, जो गैस है ना कार्बन डाइऑक्साइड, वो उड़ रही है। तो लिक्विड कभी एक्सपैंड नहीं करता, इसलिए उसका वॉल्यूम फिक्स है। लेकिन गैस फैलती है, एक्सपैंड करती है। तुम क्लास में छोड़ दो गंदी पानी पताशे छोले कुलचे खा के, पेट खराब करके दे दो बत्ती, पूरी क्लास किसने किया? क्यों? एक्सपैंड। गैस तुम्हारी एक्सपैंड हो गई, समझ। तो गैस हमेशा एक्सपैंड करती है, उसका वॉल्यूम कभी फिक्स नहीं होता, रिजिड भी नहीं होगी। एंड दे हैव हाईएस्ट फ्लूइडिटी, इनकी फ्लूइडिटी हाईएस्ट होती है। बहती हवा सा था वो, बहती हवा तो बहुत खतरनाक बहती है, तुम लोग खुद जानते हो, यहाँ छोड़ोगे वहाँ तक बदबू जाएगी, तो हवा बहती है ना, इसलिए। तो ये तुम्हारा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक हो गया, इसको फटाफट से नोट कर लो, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो ग्रेट। अब अगर मैं यहाँ पर और इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ चलूँ तो और एक बेसिक बात यहाँ पर सीख लो, क्योंकि वी आर स्टार्टिंग विद द मैटर।
सम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात चल रही, तो एक बात ध्यान रखना, ये तीनों फिजिकल स्टेट जो होती है, ये तीनों जो आपकी फिजिकल स्टेट होती है, यानी कि आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये सब इंटर कन्वर्टिबल होता है। खैर मैं स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर पढ़ाऊंगा, लेकिन जब आप सॉलिड को हीट करोगे तो ये लिक्विफाई हो जाएगा, और जब आप लिक्विड को हीट करोगे तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। जब आप गैस को कूल करोगे तो वो लिक्विफाई हो जाएगा। एंड यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपको हाई प्रेशर की भी ज़रूरत पड़ेगी, बिना प्रेशर के ये काम नहीं हो पाएगा। और जब आप लिक्विड को कूल करोगे थोड़ा प्रेशर बढ़ाकर, तो वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। मतलब ये तीनों फिजिकल स्टेट इंटर कन्वर्टिबल होती है। दीज आर इंटर कन्वर्टिबल, दे आर इंटर कन्वर्टेबल, टेबल नहीं, टेबल। सो दीज आर इंटर कन्वर्टेबल, ये बात भी ध्यान रखना। अच्छा, और मैं बच्चों को बता दूं, क्लास 9th में आप लोगों को इसके अलावा आई थिंक 2 और स्टेट पढ़ाई होगी। एक तो वो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है ना, जो कि बहुत बहुत सुपर कूल्ड, एकदम सुपर कूल्ड स्टेट होती है ना। तो वो सब बातें यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमको बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट या हमको प्लाज्मा, इनसे कोई लेना देना नहीं है। दे आर वेरी हाइपर एक्साइटेड। जैसे प्लाज्मा बहुत एक्साइटेड स्टेट है, वो सन के कोर में, स्टार के कोर में मिलता है। क्या हम उसकी स्टडी करने सन पे जाएंगे? नहीं, डोंट वरी, सुपर एक्साइटेड स्टेट है मैटर की। और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट सुपर कूल्ड, एकदम ठंडा, मतलब मान के चलो लगभग -273 डिग्री सेल्सियस, जो हम प्रैक्टिकली अचीव नहीं कर सकते, उतना ठंडा करोगे तब आपको वो मिलेगा। तो ये जो 2 स्टेट है, इसको पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें बस यहीं तक करना है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका फिजिकल स्टेट के हिसाब से। अब हम लोग यहाँ पर मैटर को केमिकली जो होना चाहिए या प्रॉपरली जो होना चाहिए वैसे हम लोग करेंगे। अभी मैटर को हमने उसके फिजिकल स्टेट के हिसाब से क्लासीफाई किया। अब हम केमिकल स्टेट के हिसाब से अगर क्लासीफाई करें तो मैटर कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। नाउ मैटर कैन बी कैरेक्टराइज्ड, मैटर कैन बी कैरेक्टराइज्ड केमिकली इन 2 टाइप्स। मैटर को अब आप 2 टाइप से कैरेक्टराइज कर सकते हो। पहला होता है प्योर सब्सटेंस। अब हम थोड़ा केमिकली मतलब थोड़ा एटॉमिक लेवल पर चल रहे हैं। प्योर सब्सटेंस, वैसे तो आप लोग इसको क्लास 9th में पढ़ के आ चुके हो, बट एक एक बार अपन और पढ़ लेते हैं। एंड दूसरा होता है आपका मिक्सचर। केमिकल नेचर के हिसाब से यानी एटॉमिक लेवल पर अगर मैं जाकर देखूं, मॉलिक्यूलर लेवल पर देखूं, तो मैटर 2 प्रकार का होता है, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। अब यहाँ पर मेरी बात समझना, जो प्योर सब्सटेंस है, अगर आप बाबा रामदेव को फॉलो करते हो, अगर आप डेयरी पर दूध लेने जाते हो, कभी जब जाया करते थे कोविड के पहले, अभी तो सब वाट लगा दी चाइना की, हाँ ठीक है, हाँ। तो अगर हम लोग प्योर सब्सटेंस की बात करें तो यहाँ पर प्योर वर्ड का मतलब आपने कई जगह देखा हो, शुद्ध। यहाँ शुद्ध घी मिलता है, यहाँ शुद्ध मिठाइयाँ मिलती है, यहाँ शुद्ध आटा मिलता है। वो शुद्ध हमारे लिए शुद्ध काम नहीं करेगा। केमिस्ट्री में प्योर का एक अलग ही मतलब होता है। केमिस्ट्री में जो प्योर का मतलब होता है वो कुछ अलग ही होता है। सर कैसे, कुछ समझ में नहीं आया। तो यहाँ पर प्योर का मतलब होता है दैट आर मेड अप ऑफ, प्योर का मतलब क्या होता है, दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, ओनली वन टाइप ऑफ एटम, और मोर देन वन टाइप ऑफ एटम, मोर देन वन टाइप ऑफ एटम, बट इन अ फिक्स रेशो, बट इन अ फिक्स्ड रेशो। सर कुछ समझ में नहीं आया, बता रहा हूं, रुको जरा, सब्र करो, वो भी बताऊंगा, पर पहले इतना देखो। क्या यहां तक की चीज क्लियर हो गई? क्या यहां तक का लफड़ा क्लियर हो गया? देखो, तो क्या करना है, बेसिकली प्योर सब्सटेंस को मैं और फर्दर क्लासीफाई कर सकता हूं 2 टाइप में। पहला होता है आपका एलिमेंट्स और दूसरा होता है आपका कंपाउंड्स। कितने टाइप के कर दिए मैंने? 2 टाइप के, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स।
अब एलिमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, देखो आप लोगों को एक बहुत ज़रूरी बात बता दूं, पीरियोडिक टेबल जब अपन पढ़ेंगे तो उसमें आपके पास में 118 एलिमेंट होते हैं। एलिमेंट वर्ड हमेशा इस्तेमाल किया जाएगा उन सब्सटेंसेस के लिए, एलिमेंट वो सब्सटेंसेस होते हैं दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। अब कुछ बबूचक बच्चे मेरे ऐसा बोलेंगे, सर क्या सिर्फ एक एटम से? ना, एक प्रकार के एटम से, एक टाइप के एटम से। एटम तो हजारों, लाखों, करोड़ों, 100 करोड़, 1000 करोड़, लाख करोड़, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे एक जैसे होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर कौन सी गैस होगी? O2। अब आप देखो ये ऑक्सीजन के अंदर 2 एटम है, O2 लिखा है ना, तो ऑक्सीजन के 2 एटम है, लेकिन सारे एटम ऑक्सीजन के हैं, ऑक्सीजन के अलावा और कोई एटम नहीं है, तो ये एलिमेंट में क्लासीफाई होगा। नाइट्रोजन, सारे एटम नाइट्रोजन के ही हैं, नाइट्रोजन में क्लासीफाई होगा। हाइड्रोजन, सारे एटम हाइड्रोजन के हैं, हाइड्रोजन के ही सारे एटम है, तो एलिमेंट के अंदर आएगा। उसके अलावा अगर मैं लिखूं डायमंड, तो आप लोग सब जानते हो डायमंड प्योर कार्बन से मिलकर बना होता है, तो ये कार्बन एलिमेंट के अंदर आएगा, है ना, मतलब ये प्योर है, इट इज प्योर। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं फ्लोरीन गैस की, तो एलिमेंट के अंदर आएगा। क्लोरीन एलिमेंट के अंदर आएगा। अच्छा, मैं लिखूं जिंक, जिंक नाम का मेटल इसके अंदर आएगा। अच्छा, अगर मैं लिखूं कि मेरे पास में गोल्ड की चेन है, तो गोल्ड के अंदर सारे एटम गोल्ड के होंगे, गोल्ड इसके अंदर आ जाएगा। आयरन, मेरे पास में लोहा है, तो उस लोहे की रॉड, उस लोहे की छड़ी के अंदर सारे एटम अगर सारे एटम अगर आयरन के हुए तो आयरन के अंदर आएगा। लेकिन अगर मैं कंपाउंड्स की बात करूं, तो कंपाउंड्स आर द सब्सटेंसेस, कंपाउंड आर द सब्सटेंसेस that have more than one atom, but in a fixed ratio। रेशो कैसा होता है? फिक्स्ड। अब सर फिक्स्ड रेशो समझ में नहीं आया, आओ मैं समझाता हूं। मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास में पानी बारिश का आए, तुम्हारे पास में पानी नदी का आए, तुम्हारे पास में पानी गटर का आए, तुम्हारे पास में पानी जो तुमने सुबह सुबह धोई है उसका आए, कहीं से भी पानी आए, पानी पानी है। तो अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर का फॉर्मूला H2O बनेगा। मतलब अगर मैं वाटर की बात कर रहा हूं तो वाटर में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ये फिक्स है। 2:1 का रेशो एटम का यहां पर फिक्स है, तो ये आपका कंपाउंड कहलाएगा। अगर मान लो मैंने गलती से H2O2 लिख दिया, तो क्या ये वाटर कहलाएगा? नहीं, ये नया कंपाउंड बन जाएगा जिसका नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा ये, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो 1:1 का है। सर यहाँ तो 2:2 लिखा है, अबे तो 2 को 2 से डिवाइड कर दो ना, मतलब 1 हाइड्रोजन पर 1 ऑक्सीजन, तो 2 हाइड्रोजन पे 2 ऑक्सीजन, तो 1:1 का रेशो है। तो रेशो बदल गया, इसलिए कंपाउंड का पूरा नेचर बदल गया। ये पी के जिंदा रहोगे, ये पी के मर जाओगे। क्या बात समझ में आ गई? तो अब मुझे बताओ और कितने एग्जाम्पल हो सकते हैं कंपाउंड के? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जब भी बोलूंगा मैं CO2 निकल के आएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड CO, हमेशा 1:1 के रेशो में। अच्छा, उसके अलावा जैसे कि ग्लूकोज, अगर ग्लूकोज की बात चली है तो हमेशा C6H12O6 ही लिखना पड़ेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमेशा HCl लिखना पड़ेगा। सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 लिखना पड़ेगा। इनमें इन सबके रेशो फिक्स है, किसी का भी रेशो गड़बड़ाया कंपाउंड का नाम गड़बड़ा जाएगा, है ना। तो क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? तो ये हो गए आपके कंपाउंड्स। तो हमेशा ध्यान रखना, केमिस्ट्री में जो प्योर कंपाउंड्स होते हैं वो 2 ही तरीके के होते हैं।
दैट इज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। क्या ये चीज़ क्लियर हो गई? कोई परेशानी? आप ऐसा भी बोल सकते हो कि एलिमेंट एक टाइप का अगर दूसरे टाइप के एलिमेंट के साथ एक फिक्स रेशो में जुड़े तो कंपाउंड बना सकता है। हाँ, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर एक फिक्स रेशो में जुड़े तो वाटर बना रहा है, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं फिर मिक्सचर पढ़ा सकूं आप लोगों को। नोट इट डाउन गुलजारी लालो, मेरे प्यारे प्यारे बकुड़ो। ठीक है, चलो ग्रेट। तो आप लोगों को ये वाला फंडा समझ में आ गया, फिक्स रेशो वाला फंडा समझ में आ गया। मतलब जो भी एलिमेंट्स या जो भी एटम्स आपके कंपाउंड के अंदर जुड़ रहे हैं उनका रेशो हमेशा फिक्स होना चाहिए। अगर रेशो गड़बड़ाया तो फिर वो कंपाउंड ही चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर मैं मिक्सचर के अंदर बात करूं तो मिक्सचर का मतलब क्या होगा? सब्सटेंसेस कैन बी मिक्स्ड इन एनी रेशो, यानी यहां पर सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ में किसी भी रेशो के अंदर मिल जाएंगे। बहुत इजी सी बात बताता हूं, मिक्सचर का मतलब समझो। यहां पर मैंने देखो सब्सटेंस लिखा है। सब्सटेंस मतलब ये, मतलब कोई भी प्योर सब्सटेंस अगर आपने उठाया, जैसे मान लो मैंने एक प्योर सब्सटेंस उठाया NaCl, नमक। भाई NaCl का रेशो फिक्स है 1:1, मतलब ये कंपाउंड है। मैंने साथ में उठाया ग्लूकोज C6H12O6, ये भी एक प्रकार का कंपाउंड है, ये दोनों प्योर कंपाउंड है। मैंने उठाया वाटर, ये भी कंपाउंड है। मतलब ये तीन सब्सटेंस को मैंने मिलाया और मैंने सोचा कि आज मैं ORS बनाऊंगा। लूज मोशन लग गए हैं, छीछी लग गई है, और मैं थोड़ा सा ORS का सॉल्यूशन बनाता हूँ ग्लूकोज, नमक और पानी के साथ। अब मेरी इच्छा यार, मेरे को मीठा ज़्यादा पसंद होगा तो मैं ग्लूकोज की मात्रा बढ़ा दूंगा। मेरे घर पे मेरे भाई को मीठा कम पसंद है, उसको नमकीन ज़्यादा पसंद है, तो वो नमक की मात्रा बढ़ा देगा। किसी को ज़्यादा भूख मरा है, उसको तो खूब सारा पीना है, तो वो पानी की वैल्यू बढ़ा देगा। मतलब यहाँ पर नमक, ग्लूकोज और पानी का कोई रेशो फिक्स नहीं होगा। जो आपकी इच्छा हो वो मिलाओ, जो तुम्हारा मन करे वो करो। यहाँ पर ये फंडा है, समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर आप कोई भी सब्सटेंस को मिक्स कर सकते हो और किसी भी रेशो में कर सकते हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा मिक्सचर। तो मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस में फ़र्क समझ में आ गया? मिक्सचर बनाने के लिए सब्सटेंस की ज़रूरत पड़ेगी, मिक्सचर बनाने के लिए सब्सटेंस की ज़रूरत पड़ेगी, और उन सब्सटेंसेस को आप किसी भी रेशो में, किसी भी XYZ रेशो में आप लोग मिक्स कर सकते हो। अब मिक्सचर दो प्रकार का होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। यू ऑल नो मिक्सचर दो प्रकार का होता है। पहला होता है होमोजीनियस मिक्सचर। पहला क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर। और दूसरा क्या होता है? हेटेरोजीनियस मिक्सचर। यस, मिक्सचर कितने प्रकार का होता है? दो टाइप का, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? व्हेन सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड और डिसॉल्व्ड कंप्लीटली। मतलब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए, उसको बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सॉल्ट लिया, जैसे आपने सॉल्ट लिया और अगर आपने सॉल्ट को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया, तो आप जब तक स्टर करोगे कुछ समय के बाद नमक के पार्टिकल वाटर के अंदर दिखाई देना बंद हो जाएंगे। मतलब नमक और पानी प्रॉपरली घुल गए तो होमोजीनियस हो गया। होमोजीनियस एक जैसा हो जाए, सब कुछ एक जैसा हो जाए। शुगर प्लस वाटर, ये भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं एग्जाम्पल बताऊं, ऑक्सीजन गैस प्लस नाइट्रोजन गैस, पता ही नहीं चलेगा, दोनों 100% मिक्स हो जाएगी। बिल्कुल आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कौन सी गैस है। अगर आप अभी अपने एनवायरनमेंट में देखो चारों तरफ, तो आपको दिख रहा है क्या कि ये ऑक्सीजन उड़ रही है, ये नाइट्रोजन निकली, ये कार्बन डाइऑक्साइड निकली? कुछ भी नहीं दिखेगा, सब एक जैसा लग रहा है क्योंकि ये होमोजीनियस है। लेकिन अगर मैं हेटेरोजीनियस की बात करूं
तो इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे, आप इसको डिफाइन करेंगे दैट व्हेन सब्सटेंसेस आर नॉट completely mixed or dissolved, some of the particles remains undissolved, कुछ पार्टिकल्स अनडिजॉल्व्ड रह जाते हैं। कैसे? बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, अगर आपके पास में स्टोन है, स्टोन प्लस आयरन नेल्स, लोहे की कुछ कील ले लो, लोहे की कील जिससे अपन ये बोर्ड वगैरह ठोकते हैं वो, और पत्थर, दोनों को मिला दो, अलग अलग ही दिखेंगे, है ना। अच्छा, उसके अलावा अगर आपने सैंड को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया, अलग ही पार्टिकल उड़ते हुए आपको दिखाई देंगे। अगर आपके पास में स्टार्च है, स्टार्च जब आप चावल उबालते हो या जब आप चावलों की सीटी लेते हो तो वाइट वाइट कलर का पाउडर नहीं जम जाता कुकर के ऊपर, वो स्टार्च होता है। स्टार्च प्लस वाटर, ये सब आपको अलग ही उड़ते हुए दिखाई देंगे। तो ये होमोजीनियस और ये हेट्रोजीनियस। अच्छा, एक और मैं इंपॉर्टेंट बात बता दूं, होमोजीनियस मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड, होमोजीनियस मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। सर फिजिकल मेथड मतलब जैसे चाय बनाई, चाय को छाना, छानते हैं ना, जब आपने चाय को छाना तो चाय अलग, चाय पत्ती अलग। आपने जूस बनाया, जूस को छाना, तो जूस में जो भी आपने जैसे ऑरेंज लिया या मैंगो लिया, उसका जो पल्प होता है, जो फाइबर्स होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं, जूस नीचे आ जाता है। तो ये फिजिकल सेपरेशन होता है। जैसे मान लो आपने स्टोन और आयरन की नेल ली, अब इन दोनों को अलग कैसे करूँगा मैं? हैंड पिकिंग मेथड से। आयरन की, लोहे की कील अलग कर दूंगा हाथ से उठा उठा के, और पत्थर अलग कर लूँगा। ये फिजिकल सेपरेशन है, फिजिकली कर सकते हो। ऊपर से ऐसा मैग्नेट घुमाऊंगा तो मैग्नेट सारे लोहे की कील को चिपका लेगा, स्टोन को नहीं चिपकाएगा। पानी और मिट्टी को अलग करना है, छान लो पतले कपड़े से। स्टार्च को अलग करना है, छान लो पतले कपड़े से। तो ये फिजिकल मेथड हो गई। तो जो भी होमोजीनियस मिक्सचर है वो फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं होगा। अगर आपने पानी के अंदर नमक डिसॉल्व कर लिया तो कितनी छन्नी हो तो छान लो, नमक और पानी अलग नहीं होगा। आप कितनी छन्नियाँ लगा दो, कितनी बार छान लो, अलग नहीं होगा। तो फिजिकल मेथड से ऑक्सीजन नाइट्रोजन अलग कर सकते होगा कि ये पकड़ी ऑक्सीजन, ये पकड़ी ऑक्सीजन, ऐसा कर रहे हो क्या? नहीं, ये निकाली नाइट्रोजन, ये निकाली नाइट्रोजन, ऐसा कर रहे हो क्या? नहीं कर सकते, फिजिकल सेपरेशन से कर ही नहीं सकते। लेकिन हेट्रोजीनियस सब्सटेंसेस जो होते हैं they can be separated, they can be separated by physical method। ये फिजिकल मेथड से सेपरेट किए जा सकते हैं। क्या चीज़ क्लियर हो गई? पक्की बात। चलो इसको नोट करो। और प्यारे बच्चों, अब हम लोग यहाँ पर आज के लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। इसके आगे हमारे आरंभ बैच, हमारे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 फॉर जेई नीट एंड स्कूल एग्जाम्स, हम अगले लेक्चर में आगे बढ़ाएंगे। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ गाइज इसको शेयर कर दीजिएगा सब लोगों के साथ में, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो कि एक क्वालिटी कंटेंट को पे करके या किसी भी XYZ तरीके से नहीं ले पा रहे हैं, उन तक अच्छा कंटेंट नहीं पहुंच पा रहा है, उनकी फैमिली कंडीशन ख़राब है और अभी कोविड की वजह से तो और बहुत सारे जॉब लॉसेस हुए, बहुत सारी प्रॉब्लम हुई है। तो जिनकी भी ऐसी कंडीशन है गाइस, सिर्फ उन बच्चों तक पहुंचाओ। मैं हर किसी को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर किसी ऐसे स्टूडेंट को जानते हो जो पढ़ना डिजर्व करता है, जो पढ़ना चाहता है लेकिन नहीं पढ़ पा रहा, उन तक ये कंटेंट पहुँचाओ। मैं वन ऑफ द बेस्ट बुक्स का इस्तेमाल करके आपको पढ़ाऊँगा। एंड ये तो बस शुरुआत है। इस चैप्टर के अंदर हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जब हम हायर लेवल पर जाएंगे तो ढेर सारे न्यूमेरिकल्स, ढेर सारे सवाल आएंगे, हम वो भी करेंगे। हम उसके लिए हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करेंगे। मैं लैपटॉप से शूट करूँगा, ब्लैक स्क्रीन करूँगा एंड पूरा सबको डिजिटलाइज तरीके से क्वेश्चंस कराऊंगा। तो होगी सब कुछ चीज़, लेकिन आपको इसको पहुंचाना पड़ेगा सब बच्चों तक। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे मेरे प्यारे बच्चों।